नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, अब ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है। फटाफट से सभी प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण 35 प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पूरे प्रश्न पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। MS एक्सेल का वह कौन सा टूल है जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है या फिर अज्ञात वैल्यू का पता लगाता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों गोल सीक। ठीक है, याद रखना, गोल सीक अज्ञात वैल्यू या का पता लगाता है या फिर पूर्वानुमान लगाता है, यानी कि अपना जो गोल है उसको कंप्लीट करता है। ओके, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो हमलावर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में एक जासूस भेज देते हैं। ठीक है, वो आपके कंप्यूटर में आके जासूसी करता है। तो ऐसे हमले को दोस्तों हम स्पाईवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। और जासूस को भी अंग्रेजी के अंदर हम स्पाई कहते हैं। तो स्पाईवेयर ये आपका इसका जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। यानी वह कौन सा खतरा है जिसमें आप जाना तो दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं पर चले और दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं। तो ऐसा कौन सा खतरा है जिसमें आप चाही गई वेबसाइट से अन्य वेबसाइट पर चले जाते हैं? दोस्तों, इसे हम इसे हम DNS पॉइजनिंग कहते हैं। इसका सही जवाब है DNS पॉइजनिंग। मतलब वेबसाइट के DNS के साथ छेड़छाड़ हुआ है, DNS में पॉइजन हुआ है, इस वजह से दूसरी वेबसाइट पर हम जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के कोड के साथ छेड़छाड़ कर देता है तो कौन सी धारा उसके खिलाफ लगती है कानूनी कार्रवाई में? उसके खिलाफ दोस्तों धारा 65 लगाई जाती है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाई जाती है? साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाते हैं? विश्वासघात का अपराध करने पर, धोखाधड़ी में, बोगस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने में। और इसका सही जवाब जो है वो है विश्वासघात का अपराध करने में। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ऑनलाइन विश्वासघात करता है तो उसके खिलाफ धारा 406 लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? दोस्तों, IT क्षेत्र में जो ISO मानक है वो है ISO 27001। ISO 27001 याद रखना। अगला है, विंडोज़ 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं? मित्रों, याद रखना, विंडोज़ 10 में 2 प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट। ओके, तो इसका सही जवाब रहेगा ए और बी दोनों। मतलब स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है। ओके, अगला प्रश्न है, LCD प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न केबल का प्रयोग किया जाता है। यानी LCD प्रोजेक्टर को आप कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी केबल का प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस हैं HDMI, VGA, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब रहेगा मित्रों ए और बी दोनों केबलों का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है और VGA केबल का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। अगला प्रश्न है, CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? CD और DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग, बूटिंग, राइटिंग या रीडिंग? और इसका सही जवाब है दोस्तों बर्निंग। CD या DVD में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड एग्जाम्पल है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड एग्जाम्पल नहीं है? ये पूछ रहा नहीं है। ठीक है, याद रखना, लाइनेक्स, क्रोम, MS-DOS या फिर गूगल का एंड्रॉयड। और इसका सही जवाब है मित्रों गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गूगल क्रोम जो है एक ब्राउजर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्सेस क्यों बनाए जाते हैं? MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स क्यों बनाते हैं? ऑप्शंस हैं, यह तेज़ी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए काम में आता है। देखो, आपको बताता हूँ इंडेक्स क्या होते हैं। आप अपनी बुक में देखते हैं पेज नंबर 1, 2 पर इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो जो इंडेक्स होता है
वो इंडेक्स तेजी से रिकॉर्ड खोजने के काम में आता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर यही आंसर हो गया, तेजी से रिकॉर्ड खोजने के काम में आता है। अगला है, निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, और उसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। याद रखना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या काम में आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ईमेल सॉफ्टवेयर के रूप में काम में लिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ब्लूटूथ का, यूनिकोड का, ईमेल का, या फिर दोनों का। और इसका सही जवाब है दोस्तों ए और सी दोनों। ब्लूटूथ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, और ईमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ए और सी दोनों ऑप्शन इसका रहेगा। अगला प्रश्न देखो, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापते हैं, ऑप्शंस हैं वाट्स, डॉट पर इंच, बिट्स प्रति सेकंड या हर्ट्स। और इसका सही जवाब है नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। और याद रखना, बिट्स प्रति सेकंड बीपीएस भी हो सकता है, किलो बिट्स प्रति सेकंड भी हो सकता है, मेगाबिट प्रति सेकंड भी हो सकता है, और गीगाबिट प्रति सेकंड, यानी कि बीपीएस, जीबीपीएस, एमबीपीएस कुछ भी हो सकता है। आगे हम चलते हैं, वेब ब्राउजर में खाली स्थान पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें या इसे प्रदर्शित करें। आपसे पूछा गया है कि किसी भी वेबसाइट का यूआरएल कहां पर प्रदर्शित होता है, तो इसका सही जवाब है एड्रेस बार में प्रदर्शित होता है, ब्राउजर के एड्रेस बार में प्रदर्शित होता है। एक खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है, और इसका सही जवाब है मित्रों फायरवॉल। आपको बाहरी खतरों से बचाने वाला एक जो सॉफ्टवेयर है, या फिर जिसे हम डिवाइस भी कह सकें, डिवाइस है, उसका नाम है फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है फायरवॉल। याद रखना, सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। VLSI का पूरा नाम, VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आमतौर पर इसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखो, आपका कंप्यूटर चल रहा है और आप कोई भी काम उसको दे रहे, वो कर ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, वो रुक गया एक जगह। रुकने को कहते हैं हम हैंग होना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हैंग। ओके, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ध्यान दो मेरी बात का। एग्जाम में आपको सारे पूरे प्रश्न को पढ़ो और उस प्रश्न को समझने की कोशिश करो, फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ो, समझने की कोशिश करो और फिर आंसर दो। आप उस आंसर को गलत नहीं करोगे, ये बात याद रखना। MS एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा प्रकार है। MS एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा का प्रकार दोस्तों टेक्स्ट होता है। याद रखना, एक्सेल में भी टेक्स्ट होता है और MS एक्सेस में भी टेक्स्ट होता है। याद रखना इस बात का। डिफॉल्ट यानी अपने आप जो डेटा प्रकार होता है उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में मान लो कि सेल B1, 2 और 3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों का औसत पाने के लिए, दोस्तों औसत के लिए एवरेज फॉर्मूला लगता है और एवरेज पूरा लिखते हैं, याद रखना, अधूरा नहीं लिखते। जैसे इसमें लिखा हुआ है AVG, पूरा लिखोगे बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ एंटर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार टेक्निक है। सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार टेक्निक कौन सी है, 4G LTE, 4G WiMAX, 4G HSPA+ या फिर 3G। और इसका सही जवाब जो है मित्रों वह है 4G LTE। ठीक है, आपको अगर कहीं पे बताया गया हो कि 4G HSPA+ है, जैसे कि आपने वैकेंसी ग्रुप पे भी कहीं पे देख लिया होगा, एक पर्सन में वेबसाइट में यहाँ पर दिक्कत थी, बट आपको याद रखना है कि 4G LTE, HSPA के बाद में 4G LTE आई था और ये सबसे तेज नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं। ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें केवल एक ही चार्ट श्रृंखला होती है और सारे ही मान सकारात्मक होते हैं। इस चार्ट को दोस्तों याद रख लेना, ये चार्ट का प्रश्न पूछा जा सकता है। इस चार्ट को हम क्या कहते हैं, इस चार्ट को हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला, MS एक्सेल 2010 में प्राइमरी कुंजी का उपयोग क्या है। प्राइमरी की है, इसका क्या काम होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यह जानकारी की पुनर्प्राप्ति को तेजी करता है और क्योंकि प्राइमरी कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित है। दूसरा है, प्राइमरी कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सॉर्ट की जा सकते हैं। यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को रोकता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी कार्य एक प्राइमरी कुंजी का होता है। अगला प्रश्न देखो, MS वर्ड 2010 में दस्तावेजों को सेव करते समय
कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि MS वर्ड में जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर आप जो है सेव करते समय नहीं लगा सकते, और इसका सही जवाब है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते आप, और कोई से भी स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, @ का चिन्ह, हैज का चिन्ह, $, परसेंटेज, ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी जो है फाइल को सेव करते समय। आगे चलते हैं। निम्न में से फोल्डर, मतलब किसी भी आप फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे। मतलब आपको अगर कोई भी फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से मिटाना है कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका सही जवाब आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इसका सही जवाब है आपका Shift+Delete। ठीक है, Shift+ अगर आप डिलीट दबा देते हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आपकी फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी। अगला प्रश्न, विंडोज़ 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यानी कि विंडोज़ 10 का कौन सा एक फीचर है जो हमारी एक विंडो को 4 भागों में बांट देता है, और इसका सही जवाब है दोस्तों स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट याद रखना, स्नैप असिस्ट इसका सही जवाब है। MS पावरपॉइंट 10 की फाइल को बंद करने के लिए क्या तरीका है। अगर आप MS पावरपॉइंट की फाइल को बंद करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फाइल टैब पर क्लिक करके उसे क्लोज करें, बिल्कुल सही। कीबोर्ड पर शॉर्टकट की Ctrl+W दबाएं। क्लोज की शॉर्टकट होती है Ctrl+W, और एग्जिट की होती है Alt+F4। ठीक है, आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग में दिखाई जाने वाले क्लोज बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं, और उपरोक्त सभी, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगला है पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ यानी शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है। दोस्तों पावर पॉइंट का दृश्य जो केवल शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसे हम दोस्तों आउटलाइन व्यू कहते हैं। ऐसे व्यू को क्या कहते हैं, आउटलाइन व्यू, ये याद रखना। आगे हम चलते हैं। MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन क्या होता है। यानी रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है, रो और कॉलम एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उस वहाँ पर एक बॉक्स का निर्माण हो जाता है, उस बॉक्स को दोस्तों सेल कहा जाता है। MS एक्सेल में जैसे आप टेबल देखते हो ना, एक लाइन ऐसे खींचेगी, एक लाइन ऐसे खींचेगी, यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम सेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है। मित्रों IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ISP का प्रोनाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने के में सक्षम बनाता है। अगर आपको एक से अधिक स्लाइडों को एक साथ सेलेक्ट करना है, मतलब आपको कंप्यूटर में किन्हीं भी एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना हो, तो आप दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए आप जो है ऑल्ट कंट्रोल के साथ जो है किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना नेक्स्ट प्रश्न पर हम देखें, उससे पहले मैं एक बार यहाँ से ही इनको लाइन को रिमूव कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। आगे देख रहे हो आप 32वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में अगर आपको कौन सा विकल्प है जो पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है। पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालने वाला, और उसका सही जवाब है दोस्तों वाटरमार्क। भूतित छवि डालने वाला जो ऑप्शन है उसे हम वाटरमार्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मित्रों याद रखना, ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है CD, DVD आदि, तो CD इसका सही जवाब है, CDR। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से होते हैं, CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेस 2010 विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है, यानी MS एक्सेस में सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है, और डेटाबेस फाइल का पाथ प्रदर्शित करता है। दोस्तों सबसे ऊपर दिखाई देने वाले को टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि शीर्ष को अंग्रेजी में टाइटल कहते हैं, शीर्षक, तो सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर दोस्तों एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है। दोस्तों बाकी प्रश्न आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे वैकेंसी गुरु, और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर खोल के आप सभी प्रश्न पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो। गुड बाय।